चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस कोटा के इस डिजिटल रंगमंच पर, जहां पर आप और हम मिलकर के कर रहे हैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी। यहाँ पर हम सब ने व्याख्याता सीरीज प्रारंभ की है इतिहास विषय के पेपर फर्स्ट की। ठीक है, जीके का जो पहला पेपर होता है उसमें इतिहास आता है पेपर 1। 10वीं क्लास है, भारत के राष्ट्रवादी नेता पढ़ रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और लाला लाजपत राय। ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी इस बारे में कई बार चर्चा की है। 15 में से हमारा प्रयास रहेगा कि 15 आप सही करें, इसीलिए हमने यह क्लास आपके लिए शुरू की है। चलो आ जाओ, जुड़ जाओ फटाफट से। देखिएगा, कल हमने बात की थी, किस संदर्भ में बात करी? सुखदेव के बारे में बात की थी, महान क्रांतिकारी नेता हुए हैं। और सॉरी, माफी चाहूंगा, रासबिहारी विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, आज बेसिकली मैं सुबह से ही यह नेता पढ़ रहा था ना, तो दिमाग में यही एक कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो रखा था कि क्या है क्या नहीं है, इसीलिए बोलने में कई बार त्रुटि हो जाती है। देखिए, हम आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वह व्यक्तित्व का नाम है लाला लाजपत राय। बड़े बेहतरीन व्यक्ति हैं सर। लाला लाजपत राय। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी, दो बड़े नेताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनका क्या योगदान रहा है हमारे इतिहास विषय के संदर्भ में और किस तरह से इनको याद किया जाता है। बहुत आराम से चीज़ों को समझिए। सबसे पहले हम एक ऐसे नेता के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें कहा जाता है लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय वही है जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, फसली टूट जाती है, अस्पताल में भर्ती रहते हैं और जब शहीद होते हैं तब कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज साम्राज्य में आखिरी कील सिद्ध होगी। हम इन्हीं लाला लाजपत राय के बारे में बात कर रहे थे। 1865 से 1928 तक इनकी जीवनी रही। शेर पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। 1865 से लेकर के 1928। ठीक है, लाला लाजपत राय के उपनाम जो हैं उनको थोड़ा सा पढ़िएगा। क्या कहा जाता है? तो भैया इन्हें कहा जाता है शेर ए पंजाब, पहला उपनाम। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पंजाब केसरी। तो शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी के उपनाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 1865 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। इन्होंने वकील के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया, हिसार में आर्य समाज की शाखा खोली और संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती से बेहद प्रभावित थे, इस बात को याद रखिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं। जब हम इनके जन्म के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को बताते हैं। 1865 में जन्म हुआ था लुधियाना में।
और लुधियाना पड़ता है आपके पंजाब। क्या ये बात क्लियर हो गई? जन्म कहाँ हुआ? लुधियाना में हुआ। लुधियाना पंजाब में है। और जब इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था तो एक वकील के रूप में जीवन शुरू किया। हरियाणा के हिसार में आर्य समाज की स्थापना करते हैं और यहीं पर संस्कृत विद्यालय भी खोला था। वकील के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। किस तौर पर जीवन प्रारंभ करते हैं? तो याद रखिएगा, वकील के तौर पर अपना जीवन शुरू करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे याद रखिएगा, इन्होंने हिसार, हिसार हरियाणा में पड़ता है, आपको इस बारे में पता ही होगा, कोई दो राय नहीं है। हिसार हरियाणा में, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण जगह है। इतिहास में कहीं जगह पर हिसार का नाम आता है। यहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा खोली और संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना करी। हिसार में क्या किया? आर्य समाज की शाखा स्थापित की। आर्य समाज की शाखा स्थापित की। वह क्या काम किया इन्होंने? याद रखिएगा, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत विद्यालय की स्थापना। संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। कहां पर? हिसार में। इतिहास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। कहा जाता है 1882 में यह लाला लाजपत राय जी जो है, मेरे प्यारे साथियों, दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए। 1886 में, अब चूंकि दयानंद सरस्वती जो है वह आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं, 1886 में लाला जी ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जिसे हम डीएवी स्कूल के तौर पर जानते हैं। ठीक है, जब स्कूल स्थापित कर दिया तो उद्देश्य होना चाहिए था कॉलेज का, तो डीएवी कॉलेज स्थापित किया 1889 में लाहौर में। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो 1882 में दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए, 86 में स्कूल स्थापित किया, 89 में कॉलेज की स्थापना कर दी लाहौर में। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिएगा, घटना करते हैं 1882 से। दयानंद सरस्वती से संपर्क में आए, सरस्वती से संपर्क। दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक। क्लियर हो गई? चलिए, 1882 के बाद आप आगे बढ़िए। 1886 लाहौर, लाहौर में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसे क्या कहा जा सकता है? डीएवी कहा जा सकता है, डीएवी स्कूल स्थापित किया। क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद आगे बढ़िए। 1889, जगह का नाम सेम लाहौर रहेगा, और यहां पर अब स्कूल तो स्थापित कर ही चुके थे, लेकिन स्कूल के बच्चे कॉलेज के लिए कहां जाएंगे? तो इन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना करी। प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है कि बताइए, लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। क्लियर हो गई? अब थोड़ा सा कांग्रेस के साथ नाता इनका देख लेते हैं। कहा जाता है 1888 में जब इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में का, तो उस अधिवेशन में यह भाग लेते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो 1888 ईस्वी के 1888 इंडियन नेशनल कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया। इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया। समझ में आ गई क्या बात? इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1888 में, इस अधिवेशन में यह भाग लेते। आगे इतिहास की और जानकारी आप लोगों के साथ सुनिए। बात है 1906 की। गोपाल कृष्ण गोखले लंदन की यात्रा पर गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले अपने साथ एक सहायक ले जाना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया? गोपाल कृष्ण गोखले के साथ लंदन की यात्रा की थी। बात है 1906 की। ठीक है, 1907 में
गरम दल बना जिसमें लाल बाल पाल का नाम आता, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1907 में ही किसानों का विद्रोह होता है पंजाब में। किसानों का साथ देने के कारण इन्हें मांडले जेल में भेजा गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कुछ बातें जो आपके लिए जाननी चाहिए वो इस तरह से जानिएगा। घटना घटित हुई 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ। गोपाल कृष्ण गोखले, इनके साथ क्या किया तो याद रखिएगा, लंदन की यात्रा। समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद 1907 गरम दल। 1907 में ही एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, पंजाब के किसानों का साथ दिया। पंजाब के किसानों का साथ दिया, और ये जो साथ दिया ना, इस वजह से मांडले जेल गए। मांडले जेल, क्या ये बात क्लियर हो गई? मांडले जेल यह गए, तो इन्हें गिरफ्तार करके मांडले जेल में भेजा गया। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। समय बहुत तेजी से बदला। यह अमेरिका की यात्रा पर थे, लेकिन वहां पर कोई बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। लाला जी ने कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं प्रकाशित करी जो कि भारत के राष्ट्रवाद के लिए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। जैसे अनहैप्पी इंडिया। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए, अनहैप्पी इंडिया जो है वह किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? लाला लाजपत राय के द्वारा। दूसरा, भारत का राजनीतिक भविष्य। इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित करी, नाम था भारत का इंग्लैंड पर ऋण। ठीक है, भारत का इंग्लैंड पर ऋण। एक इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की कहानी। क्या ये बात क्लियर हो गई? कुछ और किताबें जो इन्होंने लिखी वह मौर्य सम्राट अशोक के ऊपर लिखी, महान अशोक। ठीक है, श्री कृष्ण और उनसे जीवन से प्राप्त शिक्षाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने कुछ अखबार प्रकाशित किए थे, जैसे वंदे मातरम, पंजाबी, द पीपल। तो इस तरह के समाचार पत्र। एक इन्होंने द वेदास होम ऑफ द इंडो आर्यंस नाम की किताब लिखी थी, आपको पता होगा, जिसमें आर्यों के बारे में बताया था। क्या बताया था? द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास आर्यंस। क्या बताया कि आर्य भारत में वहां से आए थे जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, अर्थात यह जगह होती है उत्तरी ध्रुव। समझ में आ गई? तो लाला जी की कुछ किताबों के बारे में आप लोगों को याद रखना चाहिए। लाला जी का साहित्य। बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखवा रहा हूं, याद रखना, सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। अनहैप्पी इंडिया। भारत का राजनीतिक भविष्य। भारत का राजनीतिक भविष्य। ठीक है, ये एक और महत्वपूर्ण किताब है इनकी। अनहैप्पी इंडिया है, भारत का राजनीतिक भविष्य है, भारत का इंग्लैंड पर ऋण है। इंग्लैंड पर ऋण। ठीक है, एक किताब है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की कहानी। यह कहानी है ना भाई साहब, यह लाला जी की आत्मकथा है। अरे बताओ क्या है? याद रखिएगा, आत्मकथा है। अनहैप्पी इंडिया, भारत का राजनीतिक भविष्य, भारत का इंग्लैंड पर ऋण, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये क्या है? इनकी आत्मकथा मानी गई है। कुछ और पुस्तकें अगर आप देखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, एक इन्होंने लिखी है सम्राट अशोक। ठीक है, एक इन्होंने लिखी है छत्रपति शिवाजी। ठीक है, एक इन्होंने लिखी है कृष्ण के जीवन से प्राप्त शिक्षाएं। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, श्री कृष्ण व उनकी शिक्षा। श्री कृष्ण व उनकी शिक्षा। एक इन्होंने लिखी है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास आर्यंस। द आर्कटिक होम
ऑफ द वेदास आर्यंस, यह भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो इन्होंने कुछ शानदार किताबें लिखी है, नाम याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा भारत का राजनीतिक जीवन है, भारत का इंग्लैंड पर ऋण, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ है, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षाएं, और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास आर्यास। क्लियर हो गई? भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने मेजिनी की जीवनी जो है उसका उर्दू में अनुवाद किया था। ठीक है, तो अगली 9 नंबर की बात याद रखिएगा। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है, इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है, और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है, मेजिनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद, उर्दू अनुवाद किया। मेजिनी की जीवनी का उर्दू अनुवाद किया। मेजिनी की जीवनी का उर्दू अनुवाद किया। इन्होंने कुछ अखबार प्रकाशित किए, जैसे वंदे मातरम, पंजाबी, द पीपल। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक नाम आता है वंदे मातरम, एक आता है जी पंजाबी, ठीक है, और एक आता है द पीपल। द पीपल ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये होते हैं हमारे कुछ समाचार पत्र, ये न्यूज़पेपर हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी बनते हैं। वंदे मातरम, पंजाबी और द पीपल, इनकी आत्मकथा क्या है? याद रखिएगा, इनकी आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर लाला जी ने, याद रखिएगा, सन 1920 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की लाहौर में स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1920 में कहाँ स्थापित की गई? लाहौर में। तो अगली बात लिखिएगा, इन्होंने 1920 में लाहौर में, बताओ 1920 में लाहौर में कौन सी संस्था स्थापित की थी? सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल ऑफ पीपल सोसाइटी महत्वपूर्ण है संस्था, याद रखिएगा कि स्थापना की। लाला जी ने 1920 में लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ पीपल नाम की सोसाइटी की स्थापना की गई। 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता विशेष अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्ष चुने गए थे लाला लाजपत राय। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो एक लाइन और याद रखिएगा, 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता विशेष अधिवेशन। कलकत्ता में क्या हुआ था? याद रखिएगा, एक विशेष अधिवेशन हुआ था, ठीक है, में अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे लाला लाजपत राय। अपने आप एक महत्वपूर्ण
मुद्दा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बाद में आपको पता होगा चोरा चोरी कांड हुआ। उस घटना के बाद में 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। उस असहयोग आंदोलन के बाद इन्होंने स्वराज पार्टी से यह जुड़ गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? धीरे धीरे स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू के साथ मतभेद हुए। मतभेद होने के बाद में इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और उसका नाम रखा नेशनल पार्टी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद स्वराज पार्टी से जुड़े। स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू से विवाद की स्थिति तैयार हुई और उसके बाद इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम रखा नेशनल पार्टी। तो अगली लाइन लिखिएगा, सीधा लिख लो, स्वराज पार्टी से जुड़े, स्वराज पार्टी से जुड़े। यहां मोतीलाल नेहरू से विवाद हुआ। मोतीलाल नेहरू से क्या हो गया? विवाद हुआ। जब मोतीलाल नेहरू से विवाद हुआ तब इसके बाद लालाजी ने नेशनल पार्टी बनाई। कौन सी पार्टी बनाई? याद रखिएगा, नेशनल पार्टी की स्थापना यह करते। साइमन कमीशन भारत आता है। अब देखो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, इस बात को समझिए। साइमन कमीशन मूल रूप से भारत में आया था ताकि भारत में राजनीतिक सुधारों की एक रूपरेखा तैयार की जाए। आप इस तरह से समझिए, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा और वह आयोग इस कानून के अंतर्गत जो प्रावधान लागू किए गए हैं उनका समुचित ढंग से लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं इसका अध्ययन करेगा। तो 10 वर्ष होने थे 1929 में, लेकिन साइमन आयोग तैयार कर दिया गया 1927-28 में। 7 सदस्य थे जॉन साइमन की अध्यक्षता में, सातों के सातों ही अंग्रेज थे। भाई साहब, पूरे भारत में इस बात का विरोध हुआ कि साइमन तुम वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, क्योंकि अंग्रेज थे। जब अंग्रेज जो भारत कभी नहीं आए, ये भारत के भविष्य का क्या निर्धारण करेंगे? क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है, लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, सैंडर्स ने लाठी चार्ज करवाया। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इनका देहांत हो गया 17 नवंबर 1928 को। जब इनका देहांत हुआ तो याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगी। जब लाला जी का देहांत हुआ तो महात्मा गांधी ने इनके बारे में सुना, उनके मुंह से निकला कि भारतीय राजनीति का एक सितारा डूब गया है। तो इस तरह से हमारे महान क्रांतिकारी हमारे बीच में नहीं रहे। तो सुनिएगा, लाहौर में, या ऐसे लिखे लाला जी लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और जब विरोध कर रहे थे तब क्या हुआ? सैंडर्स ने लाठी चार्ज किया। इस लाठी चार्ज में लाला जी की मृत्यु हो गई। घटना कब की है? याद रखिएगा, 17 नवंबर सन 1928 की। कब की घटना है? 17 नवंबर 1928 को। मरते हुए लाला जी ने एक कथन कहा। क्या कथन कहा? तो इस कथन को थोड़ा सा याद रखिएगा, समझिएगा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में, ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में
आखिरी कील सिद्ध होगी, कि भैया ये आखिरी कील बनेगी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत। लाला जी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय राजनीति का एक सितारा डूब गया है। क्या बात कही कि भारतीय राजनीति का एक सितारा डूब गया। लाला जी की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा कि, क्या कहा, भारतीय राजनीति का एक सितारा डूब गया। भारतीय राजनीति का एक सितारा डूब गया। यह बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही। और किसके परिप्रेक्ष्य में कही थी? लाला लाजपत राय के संदर्भ में कही थी। लाला लाजपत राय ने क्या कहा? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगी। लाला लाजपत राय के बारे में यह जानकारी थोड़ा सा याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। पेड कोर्स के लिए आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलिए हम एक और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी की चर्चा आप सभी प्यारे साथियों के साथ करते हैं। नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। नाम जरूर आपने सुना होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहा जाता है, वो बात भी थोड़ा सा याद रखिए। अब देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कुछ बातें जो आप लोगों को जाननी चाहिए। 1838 में जन्म होता है और 1894 में इनका देहांत हो जाता है। एक कवि थे, उपन्यासकार थे, साहित्यकार थे, राष्ट्रवादी नेता थे और एक देशभक्त के तौर पर जाना जाता है। प्रेसिडेंसी कॉलेज है कलकत्ता में, ठीक है, वहां से ग्रेजुएशन करने वाले पहले भारतीय यही माने जाते हैं। तो जरूर याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। क्या बात याद रखनी है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 1838 में यह जन्म लेते हैं और 1894 में इनका देहांत हो जाता है। यह कौन थे? तो यह बात याद रखिएगा, यह एक कवि थे। एक कौन थे? याद रखिएगा, एक साहित्यकार थे। यह कौन थे? एक देशभक्त थे, एक राष्ट्रवादी नेता थे, एक राष्ट्रवादी नेता थे। यह कौन थे? एक समाज सुधारक थे। कई सारे कार्य इनके द्वारा किए गए हैं और उन्हीं वजह से आज बंकिम चंद्र चटर्जी को याद किया जाता है। तभी तो कहा जाता है मेरे दोस्त कि इतिहास क्या है और इतिहास में कैसे अपना स्थान स्थापित किया जाता है। कहते हैं पानी से नहाओगे, पानी से अगर आप नहाते हैं तो याद रखिएगा लिबास बदलते हैं, लेकिन अगर आप पसीने से नहाते हैं तो इतिहास बदलते हैं। ये हमारे इतिहास की सबसे बेहतरीन खूबसूरती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह प्रेसिडेंसी कॉलेज कहां पर है? तो याद रखिएगा प्रेसिडेंसी कॉलेज है आपके कलकत्ता में। ठीक है, से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि स्नातक, ग्रेजुएट, स्नातक करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इनके पहला नाम है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने स्नातक किया था। इनकी पहली रचना अंग्रेजी में लिखा राजमोहन्स वाइफ, इनकी पहली रचना मानी जाती है। तो इनकी प्रथम रचना क्या है? राजमोहन्स वाइफ, राजमोहन्स वाइफ। और यह किस भाषा में लिखी गई है? याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा में यह लिखी गई।
बांग्ला भाषा में इन्होंने अपनी पहली रचना जो है वह दुर्गेश नंदिनी के नाम से लिखी थी। ठीक है, बांग्ला भाषा में प्रथम रचना दुर्गेश नंदिनी। यह बांग्ला भाषा की पहली रचना मानी जाती है जिसका नाम आता है दुर्गेश नंदिनी। इतिहास को थोड़ा सा और बताइए तो इनकी कुछ और रचनाओं की बात करते हैं। तो एक रचना इन्होंने लिखी बंग दर्शन। क्या ये बात है? अन्य रचनाओं में याद रखिएगा, अन्य रचनाएं, नाम आता है बंग दर्शन। बड़ी बेहतरीन किताब रही है बंग दर्शन इनकी। ठीक है, काफी लोकप्रिय रही और सबसे लोकप्रिय उपन्यास है इनका या जो किताब है उसका नाम आता है आनंद मठ। 1882 में यह लिखी, बांग्ला भाषा में है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, सबसे चर्चित उपन्यास है। आनंद मठ को ही क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनंद मठ को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण रचना, नाम आता है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ के बारे में तो प्रश्न अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है। भैया आनंद मठ जो है वह 1882 में लिखी, बांग्ला भाषा में लिखी गई है, बांग्ला भाषा में है। और यह क्या है? तो एक उपन्यास है, नोवेल है यह। सन्यासी विद्रोह की चर्चा यहीं पर हुए हैं। किस विद्रोह की चर्चा हुई है? तो सन्यासी विद्रोह की चर्चा, सन्यासी विद्रोह पर आधारित। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यह बात डायरेक्ट आपकी भर्ती परीक्षा में पूछी जा सकती है कि बताइए सन्यासी विद्रोह जो है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आनंद मठ से मिलती है, जो 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने बांग्ला भाषा में लिखा था। इसी आनंद मठ को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। इसे क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे क्रांतिकारियों की बाइबिल के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, 1874-75 में इन्होंने वंदे मातरम लिखा। यह वंदे मातरम बाद में 1885 में आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। 1874-75 में वंदे मातरम की रचना की। ठीक है, वंदे मातरम जो है बाद में 1885 में आनंद मठ में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? तो याद रखिएगा आनंद मठ में यह शामिल किया गया। कब किया गया? 1885। आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद जो है, यह अंग्रेजी अनुवाद नगेंद्र चंद्र सेन ने किया था, क्योंकि अंग्रेजी जो है आनंद मठ है यह बांग्ला भाषा में है। ठीक है, इस आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया था? तो भैया अंग्रेजी अनुवाद करने वाला व्यक्ति नगेंद्र चंद्र सेन है। अंग्रेजी अनुवाद बाय नगेंद्र चंद्र सेन। इस नगेंद्र चंद्र सेन के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। आनंद मठ 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। मूल रूप से बांग्ला भाषा में है और सन्यासी विद्रोह पर आधारित है यह ग्रंथ। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो इसे क्रांतिकारियों की बाइबिल कहते हैं। वंदे मातरम को 1885 में इसमें शामिल किया गया और नगेंद्र चंद्र सेन जो है उसने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कुछ और अगर हम किताबें देखना चाहते हैं तो मृणालिनी का नाम आता है, राधा रानी है, देवी चौधराइन है। ये कुछ और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, तो अगला नाम कुछ याद रखिएगा, जैसे मृणालिनी, राधा रानी, देवी चौधराइन। मृणालिनी, राधा रानी, देवी
चौधराइन, और इनके जीवन का जो अंतिम उपन्यास है वह सीताराम है। ठीक है, सीताराम ये क्या है? तो यह इनके जीवन का अंतिम उपन्यास माना जाता है। बताइए क्या माना जाता है? अंतिम उपन्यास यह माना जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अन्य रचनाओं में बंग दर्शन, आनंद मठ है, मृणालिनी, राधा रानी, देवी चौधराइन और सीताराम है। सीताराम जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी का अंतिम उपन्यास माना जाता है। तो ये है महान साहित्यकार, महान उपन्यासकार, महान राष्ट्रवादी नेता, महान समाज सुधारक। इसके अलावा बात करते हैं महान राष्ट्रभक्त बंकिम चंद्र चटर्जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। एक बार दोबारा जो हमने आज की देखा है, एक बार इनको देख लेते हैं। देखिए, हमने शुरुआत करी लाला लाजपत राय, शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। वकील के रूप में जीवन शुरू करते हैं। हिसार में संस्कृत विद्यालय और हिसार में ही आर्य समाज की एक शाखा की स्थापना करते हैं। 1882 में दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए। 1886 में लाहौर में DAV स्कूल स्थापित किया। 89 में जो है DAV कॉलेज। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में यह भाग लेते हैं। इसके बाद याद रखिएगा 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ लंदन की यात्रा की। 1907 में गरम दल में शामिल हो गए। 1907 में ही पंजाब के किसानों का साथ दिया। परिणाम स्वरूप मांडले की जेल में गए। कुछ किताबें लिखी है। अनहैप्पी इंडिया, भारत का राजनीतिक भविष्य, भारत का इंग्लैंड पर ऋण, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है। सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षाएं, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास आर्यंस। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करते हूं तो मेजिनी की जीवनी का उर्दू में अनुवाद किया। वंदे मातरम पंजाबी द पीपल समाचार पत्र है। 1920 में लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। स्वराज पार्टी से जुड़े। मोतीलाल नेहरू से विवाद हुआ, नेशनल पार्टी की स्थापना करी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। लालाजी ने लाहौर में विरोध किया। सैंडर्स ने लाठियां चलाई। लाला जी का देहांत हुआ। मरते समय एक बात कही कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगी। लाला जी की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, भारतीय राजनीति का एक उभरता हुआ सितारा डूब गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी कवि थे, साहित्यकार, देशभक्त, राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, समाज सुधारक थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से BA करने वाले पहले भारतीय के तौर पर जाने जाते हैं। पहली रचना राजमोहन स्वाइफ है अंग्रेजी में। बांग्ला में पहला अनुवाद दुर्गेश नंदिनी है। अन्य रचनाओं में बंग दर्शन, आनंद मठ है। 1882 में बांग्ला भाषा में लिखा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? उपन्यास है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। अंग्रेजी अनुवाद नगेंद्र चंद्र सेन ने किया था। 1874-75 में वंदे मातरम की रचना की थी। 1885 में आनंद मठ में शामिल हुआ। मृणालिनी, राधा रानी, देवी चौधराइन, सीताराम इनके अन्य उपन्यास। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी PGT के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।